हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम MPPSC के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है MPPSC SCS का है ना, जिसकी डेट आ चुकी है और इसकी डेट है हमारी कब 26 सितंबर है ना। तो इस एग्ज़ाम के बारे में यदि हम बात करते हैं तो बहुत सारे डाउट आ रहे थे कि कैलकुलेटर अलाउ है कि नहीं है ना। तो मैं पहले भी लास्ट वीडियो पे भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि कैलकुलेटर अलाउ होगा कि नहीं होगा है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, तो इस एग्जाम पे हमारे पास कैलकुलेटर होता है लेकिन हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है ना। इस बात को अच्छे से याद रखना, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता है ना। तो कैलकुलेटर कौन सा अवेलेबल होता है? ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है जिस पे कि हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं प्लस माइनस डिवाइड है ना, और यदि बात करें तो परसेंटेज और रूट है ना, रूट, इस तरीके के फंक्शन उसमें होते हैं और सिर्फ इतनी ही चीज़ें उस पर आती हैं और इन्हीं फंक्शंस को यूज़ करने के लिए उनमें होता है। उसके अलावा यदि और बात करते हैं लॉग वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उस पर नहीं होती। जैसे हमारे गेट के एग्जाम पे जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है उस पर मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इस पर यदि हम बात करते हैं तो इसमें प्लस माइनस डिवाइड और रूट मैक्सिमम यही चीज़ होती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि या दूसरे आप देखना चाहते हो जो आपका यदि बात करते हैं जो शॉप में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं है ना, उसी तरीके का कैलकुलेटर रहता है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठें है ना, तो उसी तरीके का कैलकुलेटर यूज़ करें। या एक चीज़ जो आपका कैट के एग्जाम पे है ना, कैट के एग्जाम पे जो कैलकुलेटर एप्टीट्यूड वाले में जो कैट का एग्जाम जो होता है उस पर जो कैलकुलेटर दिया जाता है सेम उसी प्रकार का कैलकुलेटर इसमें भी होता है ना। तो आपका ये याद रखना साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होता। तो दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि अब डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन एग्जाम पे आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम पे वो अपना लेवल नहीं गिराता है एग्जाम है ना। एग्जाम पे डिफिकल्ट क्वेश्चन या बोलते हैं गेट वाले क्वेश्चन या ESC के क्वेश्चन, तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आते ही आते हैं। मैंने पहले ही बोला है, मैंने क्या बोला था आपको कि यदि हमारा 100 मार्क्स का पेपर है ना, तो 100 मार्क्स के पेपर में 100 मार्क्स या बोल रहा हूँ 100 मार्क्स मतलब इस पे क्या है, आपका एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है। मतलब मैं क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन मान लो हमारे पास कितने, हमारे पास 100 है ना। तो इसमें से जो यदि हम बात करते हैं तो 60 क्वेश्चन हमारे कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, और 40 क्वेश्चन कैसे होते हैं, हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं इस पर भी यदि हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन तो बहुत ईजी आ जाते हैं है ना। बेसिकली जो हर एग्जाम पे होते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन या इजी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं या डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। 40 क्वेश्चन का ये मान के चलो कि 40 क्वेश्चन हमको फैक्ट मिल जाते हैं। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं है ना। इस पर भी यदि हम बात करते हैं तो जो न्यूमेरिकल होंगे तो उस पर ये 20 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद बचता है ये 20 क्वेश्चन है ना। उसके बाद ये होते हैं 20 क्वेश्चन। तो यदि जो अच्छे से जो लोग तैयारी नहीं करके जाते हैं फिर भी उनके 55 मार्क्स आ जाते हैं, तो क्यों आ जाते हैं उसका सीधा सा रीज़न है कि 40 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया, यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो ये टोटल 60 क्वेश्चन में से आराम से 50 क्वेश्चन सबके आ जाते हैं ना। यदि सिलेक्शन लेना है तो ये 20 क्वेश्चन भी आने चाहिए। और यहाँ से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन बन जाएं है ना। यहाँ से जिसने आपके 10 क्वेश्चन निकाल लिए है ना, 10 क्वेश्चन निकाल लिए। देखो अब यदि हम बात करते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सॉल्व हो सकते हैं लेकिन कैलसी ना होने के कारण सॉल्व नहीं होते हैं है ना। तो उन क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा और इन क्वेश्चंस को हमको स्पेसिफिक इन 20 क्वेश्चन में से हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन करने लायक नहीं है ना। ये क्वेश्चन भी यार इजिली बना सकते हैं। और यहाँ से जो ये कॉन्सेप्चुअल थ्योरी रहेगी हमारी, जब हम गेट और ESC के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना, तो उससे हमारी ये थ्योरी क्या होगी, क्लियर होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बन ही जाएंगे, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर थ्योरेटिकल, ये नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमको है ना। जब ये नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो ये कैसे क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर की बुक से नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको। ये जो प्रीवियस ईयर की बुक से क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, जो 40 क्वेश्चन है ये वाले मिलेंगे है ना। ये अप्रॉक्सीमेट डेटा मैं बता रहा हूँ, ऐसा फिक्स नहीं है कि 40 ऐसे ही आएंगे, 20 ऐसे आएंगे। जो एनालिसिस किया है उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके का पेपर हमारा सेट होता है। तो इस पर जिसने आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे है ना, वो आपके कंपटीशन में आगे निकल जाएगा है ना। क्योंकि 5 क्वेश्चन इस तरीके के आते ही हैं जिनको सॉल्व नहीं करना होता। कुछ क्वेश्चन तो सीधे से गलत हो जाते हैं और हट जाते हैं है ना, तो वो कंफ्यूजन के लिए होते हैं वो क्वेश्चन, तो उनमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जब हमारे पास दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास कैलकुलेटर में जब ये सारी चीज़ रहती है तो हम कैसे बाकी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो है
इस तरीके का फ्रेम होता है आपका। आपने यदि 14, 16 और 17 के क्वेश्चंस को देखा होगा तो क्वेश्चन इस तरीके का फ्रेम किया जाता है कि आपका इससे आपका वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। जैसे यदि हम बात करते हैं तो आपको कुछ टेबल्स कुछ टेबल्स हैं वो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। जैसे यदि हम बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स की, बेसिक मैथ्स के कुछ टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। जैसे आपको यदि बात करें लॉग वाला टॉपिक है ना, तो यूट्यूब में बहुत सारे बेसिक लॉग की जो ट्रिक होती हैं है ना, उनको पढ़ के जा सकते हो तो आसानी से निकाल सकते हो log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 10 की वैल्यू क्या होगी, है ना। बेस सेम होता है तो उस कंडीशन में किस तरीके से सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये वैल्यू खुद से सॉल्व करते आनी चाहिए। उसके बाद यदि हम बात करते हैं रूट की, तो रूट बहुत सारे खुद ही याद करने पड़ेंगे। जैसे याद होता है, जैसे नॉर्मली यदि बात करें तो बचपन में जब पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर √2 की वैल्यू याद होती थी, √3 की वैल्यू याद होती थी, तो अब वो वैल्यू तो याद ही है ना। उसके अलावा क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई है तो उसके अलावा भी वैल्यू याद करके जाओ। जैसे √5 की वैल्यू याद कर सकते हो, √7 की वैल्यू याद कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज होंगी। तीसरी चीज़ ये है, नेक्स्ट चीज़ यदि हम बात करते हैं तो कैलकुलेटर तो होगा आपके पास, लेकिन उस पर वैल्यू किस तरीके से पुट करनी है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर में अंडर रूट लगाएंगे और 5 पुट कर देंगे। तो इस तरीके से करने के बाद और इक्वल का बटन दबा देंगे तो यहाँ पर वो जो वैल्यू मिलेगी वो गलत मिलेगी। जैसे इस कैलसी को चलाना पहले सीखना पड़ेगा। जैसे अपना गेट में होता है, पहले क्या करना पड़ता है, पहले वैल्यू को पुट करना पड़ता है, उसके बाद फिर रूट की वैल्यू को दबाना पड़ता है, तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेटर आप क्या कर सकते हो, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर देख सकते हैं यूट्यूब में किस तरीके से काम करता है ना, किस तरीके से ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर काम करता है। उसी तरीके से पहले इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही उसको वहां पर यूज करना। अब वहां पे ये नहीं करना कि 2/5 यदि करना है तो वहां पर कैलकुलेटर में सॉल्व करने बैठ रहे हैं ना। तो ये सारी चीजें बेसिक है, बन जाएंगी, आराम से बन जाएंगी। तो टाइम पर्याप्त होता है एग्जाम पे आपके पास टाइम बहुत होता है, आप आराम से धीरे धीरे उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके पास MP के आएंगे, ठीक है। तो मैं सीधा सा ये बोलूंगा कि आप क्या करो, बेसिक जो मैथ्स है उनके फंडामेंटल आप क्लियर कर लो। जैसे यदि हम बात करते हैं थीटा की वैल्यू, जैसे यदि बात करते हैं sin 30 की वैल्यू हो गई, sin 45 की वैल्यू हो गई, तो कुछ भी जैसे साइन की वैल्यू, साइन की टेबल हो गई, कॉस की टेबल हो गई, टेन की टेबल हो गई, ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, है ना, कि किस तरह उनकी वैल्यू क्या होती है ना। जब वो वैल्यू याद होंगे तो आप वहां पे इजीली क्या कर पाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जब ये सारी वैल्यू ही जिसको याद होंगी वो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। लॉग की वैल्यू को सॉल्व किस तरीके से करते हैं ये आना चाहिए। तो वहां पर कैलकुलेटर लेके नहीं बैठोगे, हाथ से ही जल्दी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, है ना। इंजीनियरिंग करते करते क्या हो जाता है, आदत हो जाती है 5+5 करने की भी 10 होता है ना, तो कैलकुलेटर में दबा रहे होते, तो वैसा नहीं करना है। बेसिक अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अभी भी आपके पास 70 डेज है ना, आसानी से प्रैक्टिस में आ जाएगा किस तरीके से। तो इनको या तो YouTube से सर्च करके देख लो कि किस तरीके से सॉल्व करना है, या तो यदि दिक्कत हो तो मेरे को बता देना, तो मैं बता दूंगा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा में वो आपको याद करनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये तो हो गई कैलकुलेटर की बात। अब कोई भी कमेंट ये नहीं करेगा कि किस तरीके का कैलसी अवेलेबल होता है कि या कैलकुलेटर अवेलेबल होता है कि नहीं होता। मैंने बता दिया कैलकुलेटर होता है किस तरीके का, ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, उसमें इस तरीके के फंक्शन होते हैं, है ना। टेबल्स आपको खुद ही याद करनी है, ओके। अच्छा, दूसरा डाउट ये आ रहा है कि सर नॉन टैग को किस तरीके से पढ़ना है ना। नॉन टैग जो है, नॉन टैग को किस तरीके से पढ़ना है। अभी देखो हमारे पास 70 डेज हैं, है ना। मैं एक मोटा रफ आइडिया बता रहा हूं आपको कि हमारे पास क्या है, 70 दिन है, और 70 दिन पे हमको क्या करना है, नॉन टैग को कंप्लीट करना, अपने नॉन टैग को कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पर नॉन टैग में क्या प्रॉब्लम है, इतने दिन से टेक्निकल पढ़ते अब नॉन टेक्निकल को पढ़ने का मन नहीं हो रहा है ना। अब एक चीज़ और मैं यहाँ बता देता हूँ, नॉन टैग पढ़ने का मन किसका नहीं होता, है ना। क्या होता है, जो लोग टेक्निकल पढ़ते रहते हैं और उसके बाद इनने कभी ना कभी पहले कभी किसी ना किसी एग्जाम के लिए MP पढ़ के रखा है। जब MP पढ़ के रखा है तो उसको पढ़ने का, उनको दोबारा पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको पता है, पढ़ने का मन नहीं होता। पुरानी बुक उठाते हैं, फिर से क्या करते हैं, MP को एग्जाम आएगा तो पढ़ लेंगे, 30 दिन बचेंगे, 40 दिन बचेंगे तो MP को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, है ना। MP इतना आसान नहीं है, डेली कंटिन्यू उसको पढ़ना पड़ेगा, तब धीरे धीरे जाके उसके फैक्ट याद होंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो नॉन टैग वाला पेपर है इसमें हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे यदि हम बात करते हैं हमारा टेक्निकल का एग्जाम है, टेक्निकल के एग्जाम पे जैसे आपका बड़ा सब्जेक्ट होता है, जैसे जियो टैग हो गया आपका, है ना, जैसे आपका जियो टैग हो गया, जैसे आपका एनवायरमेंट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे बहुत बड़े होते हैं। जैसे यदि इसके नोट्स देखे होगे तो कम से कम नहीं तो 250 पेज के तो इसके नोट्स होते हैं जियो टैग के। एनवायरमेंट की बात करोगे तो एनवायरमेंट भी हमारा
225 या 230 ऐसे इसके नोट्स होते हैं। तो यदि टोटल बात करते हैं तो ये हमारे क्या होता है, ये हमको कितने नंबर देंगे, 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ 15 क्वेश्चन इससे आएंगे और 15 क्वेश्चन इससे आएंगे, है ना। 15 क्वेश्चन भी यदि आते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। अब इसमें भी ये भी भरोसा नहीं है कि ये 15 क्वेश्चन कर पाओगे या ये 15 क्वेश्चन सॉलिड पूरी तरीके से कर पाओगे, लेकिन यदि यहाँ पर बात करते हैं एमपी में आपके 35 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि एमपी जीके से आने हैं, है ना। तो एक बेसिक सी बुक पकड़ो, है ना। अब इतना नहीं पढ़ना, आप यदि कोई भी बुक उठाओगे एमपी की तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पेज की होगी, 300 पेज की होगी, है ना। 300 या 350 या 400 पेज की होगी। फिर भी इन दोनों सब्जेक्ट को जितना पढ़ते हो उतना इसको भी पढ़ना चाहिए। तो एमपी जीके को पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं बस हो गया। जबकि जब जियोटेक और इन्वायरमेंट पढ़ रहे होते तो 6-6 घंटे पढ़ रहे होते हैं, तो कैसे होगा नॉन टेक, है ना। फिर लास्ट में बोलते हैं नॉन टेक के कारण पेपर बिगड़ गया। तो ऐसा नहीं करना है, जितना टाइम इनको दे रहे होते हैं उतना ही जरूरी हमारा क्या है, नॉन टेक। क्योंकि हमारा इस पे नॉन टेक का जो 35 क्वेश्चन है ये भी हमारे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 105 मार्क्स तो हमारा ये मान के चलो एमपी जीके का ही है ना। उसके बाद यदि 10 मार्क्स की बात यदि हम करते हैं, या जो टोटल जो बचा हुआ पार्ट है हमारा उस पर यदि हम बात करते हैं तो 15 मार्क्स है, जिस पर कि हमारा आईसीटी और करंट की चीज़ें हैं ना। तो ये 35 क्वेश्चन की यदि हम बात करें, या इंडिया जीके है, इंडिया का जो जीके है हमारा, वो सारी चीज़ें हमारी 15 मार्क्स पर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एमपी जीके को किस तरीके से कंप्लीट करना है, एमपी जीके को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो पहली चीज़ तो अंदर से क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि एमपी में है क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं एमपी में, वो सारी चीज़ें जब इंटरेस्ट आएगा तभी उसको पढ़ पाओगे। तो इसके लिए यदि बेसिक बात करते हैं, बुक्स कौन सी रिफर कर सकते हो, है ना। बुक्स कौन सी रिफर कर सकते हैं, बुक्स की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि देखो सारी बुक्स जो मार्केट में जो बुक है वो सारी की सारी बुक अच्छी हैं, है ना। लेकिन यदि हम बात करते हैं तो एक आपको ऑब्जेक्टिव बुक रखनी चाहिए अपने पास और एक आपको थ्योरी बुक रखनी चाहिए। और इसमें से ये मान के चलो कि कम से कम 100 क्वेश्चन पर डे आपको ऑब्जेक्टिव के क्या करने हैं, लगाने हैं। 100 क्वेश्चन पर डे ऑब्जेक्टिव के एमपी जीके के आपको लगाने हैं। यदि इस पे बात करते हैं तो 100 प्लस हमारे पास 70 डेज है हमारे पास, तो ये मान के चलो कि 7000 क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएंगे, यदि कंटिन्यू करते हो तो वो लग जाएंगे। उसके बाद एक थ्योरी बुक रखनी है आपको, और इस थ्योरी बुक से क्या करना है आपको, उस थ्योरी को पढ़नी है। और हमको क्या करना है, ज़्यादा एडवांस बुक नहीं ले लेनी है, बेसिक बुक रखनी है। जिसने पहले कभी एमपी नहीं पढ़ा उसको बेसिक बुक पढ़ना चाहिए। बेसिक बुक की यदि हम बात करते हैं तो बेसिक बुक हमारे पास जो सबसे अच्छी बुक है वो है हमारे पास परीक्षा धाम, है ना। मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जिसने अभी तक एमपी बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई है वो इस बुक से, बेसिक से, परीक्षा धाम बुक से बहुत अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, आसानी से इस बुक से पढ़ सकता है एमपी को, है ना। थ्योरी बुक इसको यूज कर ले, और पुणेकर की बुक यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या तो महावीर की बुक यूज कर सकते हैं, या तो मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की एक बुक आती है ऑब्जेक्टिव की, वो बुक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उस बुक में थोड़ी सा ये है कि आंसर तो दिए हुए हैं लेकिन थोड़ी सा मिसप्रिंट हो गया कहीं पे, तो बी की जगह सी लिख दिया है, करेक्ट आंसर में बी की जगह सी लिख दिया या सी की जगह डी लिख दिया, लेकिन उसका सॉल्यूशन जो है सही दिया हुआ है, तो उस पर देखना पड़ेगा थोड़ी सा। लेकिन वो बुक भी अच्छी है हमारी मैग्रा हिल्स की, है ना। तो ऑब्जेक्टिव के लिए पुणेकर की बुक लगा सकते हैं, महावीर की बुक लगा सकते हैं, मैग्रा हिल्स की जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक आ रही है वो भी लगा सकते हैं। 100 क्वेश्चन पर डे लगाने हैं। उसके बाद थ्योरी के लिए यदि हम बात करते हैं तो परीक्षा धाम यूज कर सकते हैं। जिनने अभी तक एमपी नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो परीक्षा धाम यूज कर सकते हैं। इस पर यह मान के चलो कि आपके 250 समथिंग क्या है इस पर पेजेस हैं। तो यदि इस पे से आप एक दिन में 3 पेज भी कंप्लीट कर रहे हैं तो आसानी से एग्जाम तक आपके पूरी परीक्षा धाम जो है फिनिश हो जाएगी। और मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि किसी ना किसी बुक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी किसी भी चैनल से यदि पढ़ा भी है ना, या किसी क्लास से भी पढ़ा है, तो उतने सारे फैक्ट कवर नहीं हो पाते हैं जितने फैक्ट आप बुक से कंप्लीट करते हो। क्योंकि आप जब नोट्स बना लेते हो तो नोट्स के बाद जब कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता तो फिर वो बुक्स में ढूंढ रहे होते हो। तो इससे अच्छा ये है आप एक बुक को अपना बेस बना लो और बुक से ही क्या करो, चीज़ों को पढ़ो। हाँ, क्लास जो कर रहे हो यहाँ वहाँ से जहाँ से भी आपने क्लास की हुई है उनके नोट्स को ही पढ़ो, क्योंकि आप क्लास गए तो नोट्स तो बनाए ही होंगे, लेकिन साथ में अपने साथ एक बेसिक बुक बना कर चलो, है ना। नोट्स को तो आपने पढ़ लिया है, अब कहीं पे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा तो फिर परेशान होगे, बोले हमारे नोट्स में ये चीज़ नहीं है ना। यदि आपने नोट्स बना के रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर पेज एक्स्ट्रा ऐड करके वहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा एक बेसिक बुक को आप अपना क्या बनाओ, बेस बनाओ, है ना। इसके बाद जो थ्योरी बुक आती है वो हमारी क्या किसकी आती है, एक तो मैग्रा हिल्स की थ्योरी बुक भी आती है ना। महेश वर्धमाल की बुक एक बुक आती है, वर्धमाल की एक बुक आती है, महेश्वरी की या पुणेकर की या महावीर की भी थ्योरी बुक आती है। तो ऐसी बुक लो जिसमें मैप वगैरह बने हों, है ना, तो आप आसानी से क्या कर पाओगे, इनको कर पाओगे। अब यदि मैं बात करता हूँ, यदि जिसने बेसिक बुक ली हुई है, जिसने बेसिक बुक ली हुई है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 से 4 पेज क्या करना है डेली, 3 से 4 पेज क्या करना है उसके डेली
रीड करने हैं। और एक बार मॉर्निंग में रीड कर लो, एक बार इवनिंग में रीड कर लो, और बीच में उसको मेमोराइज ज़रूर करो, है ना। एक बार पढ़ने के बाद, एक पेज पढ़ने के बाद, एक पेज को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा। और 20 मिनट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, उस पेज को बंद करना है और फिर खुद जो पढ़ा है उसको ब्लैंक पेज में खुद से लिखना है। लिखने से क्या होगा, चीज़ें याद होंगी, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी राइटिंग से उसको लिखो, लेकिन सिर्फ मेमोराइज करने के लिए आपने जो पढ़ा है उसको क्या करो, एक बार लिख के देखो, या मैप बनाने की कोशिश करो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैप, एमपी का मैप बनाना जरूरी है ना, क्योंकि जब मैप याद हो जाएगा तो एमपी की आधी से ज़्यादा चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपसे बनने लगेगी, अपने आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जैसे यदि मैं कोई भी जिला बोलूँगा तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी के मैप में वो जिला कहाँ पर मिलेगा, है ना। या यदि मैं कोई संभाग का नाम बोलूँ तो वो संभाग आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है ना। उसके बाद यदि हम बात करते हैं कि जैसे यदि बात करते हैं कि उसका जो हमारा सॉरी, तो हाँ, हम कहाँ पर थे, हाँ, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, मैप बनाकर पढ़ सकते हैं, है ना। और मैप बनाने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि यदि मैप नहीं बनेगा तो चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिले के साथ साथ प्रशासनिक वर्गीकरण, एक बार आप उसको 2-3 बार बना के देखो। प्रशासनिक वर्गीकरण जब आप करेंगे तो आपको पता होगा मालवा का पठार कहाँ पर है, बघेलखंड का पठार कहाँ पर है, तो ये सारी चीज़ आपको क्या होगी, आसानी से पता चल जाएगी, है ना। तो उसके बाद आप आसानी से एमपी को कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको ये पता है कि हमारा जो एमपी है, एमपी में हमारी कितनी है, जो हमारा जो नॉन टेक वाला पार्ट है, नॉन टेक वाले पार्ट में हमारी 5 यूनिट है, जिसपे कि हमारी पहली यूनिट जो है वो हमको पढ़ना है किसके बारे में है, एक तो पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ना है। अब पूरी हिस्ट्री तो हमको पढ़नी है, लेकिन उस पर जो आधुनिक वाला जो इतिहास है, जो आधुनिक इतिहास होगा वो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर साफ साफ लिखा है स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड घटनाओं को बताना है ना। 1857 की क्रांति से आपका क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो हमारी कला एवं साहित्य है वो भी हमारा फर्स्ट यूनिट में, ये कला एवं साहित्य में बहुत सारे टॉपिक हैं आपके, वो आ जाते हैं। सेकेंड यूनिट में हमारी क्या होती है, भूगोल के, एमपी का भूगोल पढ़ना है ना। तो एमपी के भूगोल में नदियों के बारे में पढ़ना है, पर्वत के बारे में पढ़ना है ना, झीलों के बारे में पढ़ना है, जलप्रपात के बारे में पढ़ना है, डैम के बारे में पढ़ना है ना। उसके बाद यदि जो हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट में हमको क्या करना है, हमको राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा जनगणना वाला टॉपिक है ना। 2011 की जनगणना के जो डेटा हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से एक क्वेश्चन आने ही आना है आपका, है ना। उसके बाद फोर्थ यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो जो फोर्थ चैप्टर है हमारा नॉन टेक का, जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट में हमारा क्या है, फोर्थ यूनिट में हमारा जो है उस पर करंट अफेयर की बात की है। अब उस पर एमपी का करंट भी आएगा, इंटरनेशनल भी करंट आएगा, नेशनल करंट भी आएगा, तो सब चीज़ उस पर इंक्लूडेड है ना। सारा का सारा जो है उस पर करंट आएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी चीज़ें उस पर फोर्थ यूनिट पे आएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं फिफ्थ यूनिट की, तो फिफ्थ यूनिट जो है हमारी आईसीटी सबसे आसान यूनिट है, क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई है, तो इंजीनियरिंग में एक हमारा टॉपिक, एक हमारा जो सब्जेक्ट है वो रहता है कंप्यूटर का है। तो उस कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपने मैक्सिमम सारी चीज़ें पढ़ ली है, इंटरनेट क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है ना, ये सारी चीज़ पहले भी कवर कर चुके हो, बस क्या करना है, उसका रिविज़न करना है। तो रिविज़न करने के लिए आप बुक प्रीफर कर सकते हैं आईसीटी की, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यदि हम बात करते हैं एमपी जीके के नॉन टेक वाली पार्ट की, तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता थी कि इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करना है ना। अभी एमपी का एक चैप्टर मैं आपका कंप्लीट कराने वाला हूँ, है ना, जिसपे मैं आपको एमपी का जिले और एमपी के संभाग क्या कराऊंगा, याद कराऊंगा। और जब आपको वो याद हो जाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस संभाग में कौन सा जिला है। और अगर वीडियो में रिस्पांस अच्छा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करते हैं, यदि आपको वीडियो को लाइक्स ज़्यादा मिलेंगे, है ना, तो फिर बाद में एमपी की क्लासेस आपके यूट्यूब पे स्टार्ट होंगी, है ना, यदि अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो, है ना। तो आप इस तरीके से एमपी जीके की तैयारी कर सकते हैं, है ना। आप क्या करो, एक आप फर्स्ट यूनिट उठा लो एक दिन में, और एक आप क्या करो, एक सेकेंड यूनिट का टॉपिक उठा लो। तो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक एक हो जाएगा, एक सेकेंड यूनिट का टॉपिक हो जाएगा। आप उसको परीक्षा धाम की बुक जो है आपकी, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचे हुए हैं, अब आपके पास 2 महीने, है ना, मतलब 60 और 70 डेज, तो आप आसानी से उस बुक को तो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद समसामयिकी आपकी जो 50 रुपये की आती है, तो तथ्यबाण खरीद सकते हैं, है ना, या वर्णमाल की एक समसामयिकी आती है वो खरीद सकते हैं, और उससे आप अपना जो है साल भर का, 1 साल का करंट अफेयर आप आसानी से कवर कर सकते हैं, है ना। तो और यदि कोई दिक्कत आती है तो और आप बता सकते हैं।